नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और हमने अभी तक 3 पार्ट इस लेक्चर के कवर कर लिए हैं और आज है पार्ट नंबर 4 जो कि लास्ट पार्ट है करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसके बाद बस एक पार्ट आएगा और वो पार्ट एज सच कुछ नहीं है, वो बस प्लेसेस एंड न्यूज़ का पार्ट है। ठीक है, तो हमारी जो मेन करंट अफेयर्स है प्लेसेस एंड न्यूज़ के अलावा वो पूरी की पूरी अक्टूबर की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये जो आपको करंट अफेयर्स का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ये मेनली सिविल सर्विसेज एग्जाम के फॉर्मेट की तरह है। जो भी पूरा का पूरा यूपीएससी का पैटर्न वो फॉलो करते हैं, वही पैटर्न मैंने फॉलो किया है। इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जैसे हम कहते हैं पीडीएफ बनाने में। ठीक है, ये आपको मंथली करंट अफेयर की सीरीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया है और ऐसे ही हम जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक के सारे मंथ की करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स हम क्वेश्चंस के थ्रू पूरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के हेल्प से चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन के बाद उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उतनी इंफॉर्मेशन देखेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने डेली बेसिस पे जाकर, ठीक है, करंट अफेयर्स को हर एक इंपॉर्टेंट सोर्स से कवर किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी स्किप किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज डाली है जो भी मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकती है। और क्योंकि मैंने पैटर्न फॉलो किया है सेम टू सेम यूपीएससी का, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां एग्जाम में देखने को भी मिलेगी। ठीक है, बाकी ईपीएफओ, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, आईबी वाले भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो उसमें सारी की सारी करंट अफेयर्स हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिनट को बस पेन चेंज कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। पार्ट नंबर 4 आज हम कंप्लीट कर देंगे और ये प्लेसेस एंड न्यूज़ बचा है, वो भी मैं 3-4 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला था 100 टू 125 क्वेश्चंस रहेंगे। इस महीने में 101 क्वेश्चंस थे टोटल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 80 से 101 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने पॉइंटर्स ऐड किए हैं। पॉइंटर्स का मतलब क्या है? ऐसी चीजें, ऐसे फैक्ट्स जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला। ठीक है, साथ ही साथ कोई ऐसा गेम है जिसमें किसी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी है, तो वो चीज़ ऐड करिए। क्योंकि हमने देखा है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखे हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, बट किससे रिलेटेड है उसमें भी, स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो मैंने उन चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, उसमें आपको खैर हर चीज़ मिलेगी, अगर कोई स्पीशीज भी न्यूज़ में है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ है, वो पॉइंटर्स में भी मैंने ऐड करी है। जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज हम पार्ट नंबर 4 कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वो वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके देख सकता है। ठीक है, अब बस इतना याद रखना, हर एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। आप 15 सेकेंड्स में सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेना और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके 15 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए, आई होप आपने अब तक तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होगी। अगर किसी को लगता है 15 सेकेंड्स कम है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, अब देखो, ये जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन आया है रिसेंटली। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में बोला गया है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है, हमें देखना है क्या सही है क्या गलत है। बोला गया है जो यूनेस्को है, द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट
एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। याद रखना कैसी ट्रीटी है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है, थ्रू विच स्टेट्स कमिट टू अडॉप्ट, याद रखना, नेशनल प्लस इंटरनेशनल मेजर्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं अंडरलाइन करो, यहां पर वो आपको घुमा सकते हैं। क्यों करा जा रहा है ये, क्यों मेजर्स लिए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि प्रिवेंट किया जा सके और एलिमिनेट किया जा सके डोपिंग को। ठीक है, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस अपनी बॉडी में डालते हैं। ठीक है, इंजेक्शंस मींस कि इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में किसी केमिकल को। ओके, क्यों किया जाता है, ताकि उनकी एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा एनहांस हो जाए। बट आप सोचो, फेयर स्पोर्ट्स के लिए तो ये क्या है, ये एक कलंक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बिना डोपिंग के समझ लो 100 मीटर्स की रेस है उसमें पार्ट ले रहा है, और एक है जिसने परफॉर्मेंस एनहांसर्स ले रखे हैं, इन्हें ये भी कहते हैं परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स। ठीक है, वो ले रखे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को ही एलिमिनेट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए कन्वेंशन लिया गया। ठीक है, ताकि फेयर और एथिकल कंपटीशन करवाया जा सके। अब बोला गया है कि ये जो है कन्वेंशन, इट वाज इन 2002। क्या ये 2002 में नहीं था? नहीं, ये कन्वेंशन किया गया था 2005 में। और फोर्स में कब आया? फोर्स में आया, इसे प्रॉपरली लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, 2005। ठीक है, और ये फोर्स में आया 2007 से। बोला गया है इसमें 192 स्टेट पार्टीज जो है इसका पार्ट है, इस कन्वेंशन का। और ये यूनेस्को की टॉप मोस्ट रैटिफाइड ट्रीटी है, नहीं टॉप मोस्ट नहीं है, सेकंड मोस्ट है। कैसी है? सेकंड मोस्ट रैटिफाइड ट्रीटी। अब मुझे एक बात बता देना, वो कौन सी यूनेस्को की ट्रीटी है जो टॉप मोस्ट रैटिफाइड ट्रीटी है, ये मुझे जरा कमेंट सेक्शन पे बता दो। ठीक है, पॉज करना वीडियो को, जल्दी से गूगल पे सर्च करना, आपको पता चलेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, यस दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट, और ये दोनों इनकरेक्ट है। तो क्योंकि तीनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको क्या पता होना चाहिए, देखो, ये जो कन्वेंशन लाया गया इसका एम क्या है? इसका एम इतना है कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो एंटी डोपिंग लॉज है और स्टैंडर्ड्स है उन्हें हार्मोनाइज किया जा सके। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टू हार्मोनाइज एंटी डोपिंग लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलो लिखा भी हुआ है वैसे कि जो एंटी डोपिंग लॉज है और स्टैंडर्ड्स है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हार्मोनाइज किए जा सके। वर्ल्ड वाइड मीन्स जो मैंने अभी बताया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए सके। मैंने एफ यहाँ लगा दिया, पी यहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा सके, एक फेयर और एथिकल वे में कंपटीशन करवाया जा सके। ठीक है, टू प्रमोट integrity, ethics and health in sports by curbing performance enhancing drugs। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना कि इनको और क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। तो उनके यूज को कर्ब किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, वो इसका एम है। मैं इतनी बार इतने अच्छे से इसीलिए बताता हूं ताकि अभी ऑन द स्पॉट आपको चीजें याद हो जाए और बाद में बस आपको फैक्ट याद करने रह जाए। ठीक है, चलिए फिर से 15 सेकेंड्स आपको मैं दूंगा। 23 for 23 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 15 सेकेंड्स है, फिर मैं आपको चीजों के बारे में बताता हूँ।
चलिए, आई होप आपने अब तक चारों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होगी। एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है ना ऐसे कि नेशन वाइड नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन, दो स्टेटमेंट्स एक जैसे हैं, तो मैंने सेम उस फॉर्मेट पे बनाया ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं तो यूपीएससी का एग्जाम पेपर ही अभी सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, ये बोला गया है 23 for 23 इनिशिएटिव है क्या। ठीक है, क्या ये फायर आर्म से रिलेटेड है? क्या ये एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट स्टेट ने लॉन्च क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च करी है और वो स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है? क्या वो टाइगर से रिलेटेड है? क्या वो इलीगल इंपोर्ट ऑफ गोल्ड से रिलेटेड है? इससे रिलेटेड हमने देख लिया है कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, इलीगल इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। अब क्या है, इन दोनों में से जो ऑप्शन है वो है स्नो लेपर्ड, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि स्नो लेपर्ड से रिलेटेड एक कैंपेन लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ताकि स्नो लेपर्ड्स का कंजर्वेशन किया जा सके कम्युनिटी ड्रिवन पार्टिसिपेशन से। मतलब कि कम्युनिटीज जो वहाँ पे लोकल लेवल पे रह रही है, ट्राइब्स है, कम्युनिटीज हैं, उनकी हेल्प से इनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्यों किया जाएगा, ये आप बहुत ही मतलब कि इजी वे में समझ सकते हैं ना। जो वहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे लोग रह रहे हैं उनको पता है कि ये किस टाइप का इनका एनवायरनमेंट है, किस टाइप से ये रहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर कहीं कहीं पर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, तो रैदर दैन किलिंग दैट एनिमल, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता सकते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर आकर इनकी हेल्प कर सकता है और कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इसका एक सिंपल सा रीजन था, टू रेज अवेयरनेस अवेयरनेस अबाउट स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड हैबिटेट एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस, कंजर्वेशन चैलेंजेस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करी हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो स्नो लेपर्ड सेंसस हुआ है ना अभी इंडिया में 2025 में, ये पहला फर्स्ट नेशनल सेंसर, एनएटी मींस नेशनल, ठीक है, जिस जो भी अभी तक क्लासेस ले रहा है उसे पता होगा, ये फर्स्ट नेशनल सेंसस है। ठीक है, किससे रिलेटेड, यहाँ ऐसा आएगा, चलो ढंग से लिख देते हैं, CENCS, सेंसस है। ठीक है, फर्स्ट सेंसस है, किससे रिलेटेड, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। अभी सेंसस में क्या पाया गया है जो आपको पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, कि 718 इंडिविजुअल स्नो लेपर्ड जो हैं वो हिमालयन लैंडस्केप में पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए गए हैं, लद्दाख में। प्लीज ये याद रखना, यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो इसकी जगह हिमाचल दे देंगे, इसकी जगह उत्तराखंड दे देंगे, पर आपको याद रखना है सबसे ज्यादा लद्दाख में हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिले हैं। उसके बाद जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा यूनेसिया। आईयूसीएन की लिस्ट में ये वल्नरेबल है। ठीक है, इनका जो हैबिटेट है ग्लोबल लेवल पर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया में, नेपाल में, चाइना में, मंगोलिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में। ठीक है, टिपिकली ये कहाँ पे रहना मतलब कि पसंद करते हैं, इनकी हैबिटेट क्या है, 3000 से 5000 मीटर्स की हाइट पे। ठीक है, बाकी ग्लोबल लेवल पे 12 कंट्रीज में ये देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर ही बात करें तो ये सारी स्टेट्स हैं, बट यहाँ पे अलग से भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक बस मैं चीज देखता हूँ कि आगे क्या जगह खाली है, बिल्कुल है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और चीजें आपको स्नो लेपर्ड से रिलेटेड बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्नो लेपर्ड होता है, स्नो जो स्नो लेपर्ड होता है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है एक मीडियम
अरे भाई, मेरी एक तो राइटिंग इतनी तगड़ी है, क्या बोलें, बस इतनी माशाल्लाह, क्या ही कह सकते हैं। मीडियम साइज्ड, फिर भी अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। मीडियम साइज्ड बिग कैट, कैट स्पीशीज। ठीक है, आपको पता है बिग कैट स्पीशीज होती है, उनमें मीडियम साइज है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया हाई माउंटेन रीजन में ये रहना पसंद करते हैं, कोल्ड एरिड क्लाइमेट में, ठीक है, वो ऊपर मेंशन्ड है तो वो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। साथ ही साथ ये क्या है, ये सॉलिडेटरी पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब इसका क्या है, सिंपल सा मतलब है, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ क्या है ये, क्रैपस्क्यूलर। इसका मतलब क्या है कि ये दो टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे, कब, या तो जब एकदम सुबह हो रही है, या तो जब शाम का टाइम है, जब सूरज ढल रहा है, तो दो टाइम पे, डस्क पे और डॉन पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेप क्रेपस्क्यूलर, ठीक है। एक्टिव, इसका मतलब क्या है, एक्टिव ड्यूरिंग डॉन, या ऐसे लिख देता हूँ एक्टिव एट, चलो ड्यूरिंग भी ठीक है, डॉन एंड डस्क, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, सूरज उगते टाइम और सूरज ढलते टाइम ये सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ है तो ये बिग कैट स्पीशीज, पर ये रोर नहीं कर पाते हैं ना, जैसे शेर जो है वो रोर करता है, टाइगर रोर करता है, स्नो लेपर्ड रोर नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैनॉट रोर, ठीक है। साथ ही साथ इनको एक और नाम से जाना जाता है, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। क्योंकि देखो यार, अगर आप इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कोट का जो कोट का टेक्सचर ही इस तरीके का है कि ये आपको उस एरिड और रॉकी एरिया में आप इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर ये छुपना चाह रहे हैं तो, समझे। इसलिए इन्हें गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं। साथ ही साथ याद रखना, देखो यार, ये आपको पता है एक एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें जेस्टेशन पीरियड उनका पूछा गया था कितना होता है एलिफेंट का। तो इसलिए याद रखना कि इनका क्या है, दे ब्रीड एवरी 2 ईयर्स। अब देखो यार, 2 साल में एक बार ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका इसलिए कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपको बतानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अभी इसे 80 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को बने हुए 80 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट हम इसके बारे में पढ़े। जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको इतने काफ़ी काफ़ी साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। वो स्कीम्स पूछी जाती हैं जिन्हें 5 साल, 10 साल, 15 साल हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को 80 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल इससे रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो पढ़ ली होगी। अब देखिए ज़रा, ये जो यूनाइटेड नेशन की जो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है, ये एक्चुअल में हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हमने देखा था कि, आप देखो, ये इतने सारे देश हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, ये इतने सारे देश हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के देश हैं, यहाँ 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 यहाँ। अब क्या है कि हो क्या रहा था कि ना, अब वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी हमने, वर्ल्ड वॉर 2 भी देखी, 50 साल के अंदर 2 वर्ल्ड वॉर्स हो गई, ठीक है। और दो वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ, नुकसान तो हर एक वर्ल्ड वॉर में होता है, बट वर्ल्ड वॉर 2 में भी नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिला। तो अब ना,
एक वॉइड बन गया। वो वॉइड क्या था? वो वॉइड ये था कि एक बात समझ में आ गई कि लड़ाई क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि बैठ के बात करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर सब आकर बैठकर बात कर सकें, बिना लड़ाई के एक मुद्दे को खत्म किया जा सके। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, ये इसका रीजन था बनने का। अब उसके बाद वही चीजें लिखी है ताकि पीस को प्रमोट किया जा सके, सिक्योरिटी बनाई जा सके वर्ल्ड लेवल पर, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। आपको पता है कि अगर कभी भी वॉर होती है तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वॉर हो रही है तो वॉर सिचुएशंस में कोई नहीं देखेगा कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, तब सब अपनी जान बचाने के लिए जो हथकंडे अपना सकते हैं वो अपनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, डेवलपमेंट देखने को मिले अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। बोला गया है करेंटली जो है इसमें 189 कंट्रीज हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, अभी करेंटली 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो इसका पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, और ये मोस्ट इंक्लूसिव ग्लोबल बॉडी है। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 193 है, 189 नहीं है। फिर द यूएन चार्टर वॉज साइंड इन जून 1945, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साइन किया गया था। क्या ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया था? बिल्कुल किया गया था, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, 50 नेशन ने उसमें पार्ट लिया था, और तब इसको यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। ठीक है, जून में इसे साइन किया गया था, अक्टूबर में मतलब कि स्टार्ट हो गई थी वर्क करना। बट मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ईयर याद रखना, 1945। ठीक है, ओके। तो अभी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इतना आपको याद रखना था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि 80 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब वही जो मैंने आपको बताया रीजन क्या था यूनाइटेड नेशन का बनने का, वही वर्ल्ड वॉर वाला सीन जो मैंने अभी पूरी चीज आपको समझाया। इसका एम क्या था वो हम समझ चुके हैं कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन हो, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों, ठीक है, जिन्हें हम पूरा करें, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मतलब कि हम अपहोल्ड कर पाएँ, उन्हें सस्टेन कर पाएँ, इंटरनेशनल लॉज हो जो ह्यूमन राइट्स को देखें। ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके क्राइसिस के टाइम पे। आपको पता है हर टाइप का क्राइसिस होता है, कुछ मैन मेड होता है, कुछ नेचर मेड होता है। ठीक है, तो उस टाइप के क्राइसिस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। इस सब के लिए बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो बनाई गई, है ना। बट उसके बारे में जब क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। अभी एक ओवरव्यू देख रहे हैं। एक जो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आपको पता हो कि ये जो 72% जो रेवेन्यू है ना, इसका यूनाइटेड नेशन को जो रेवेन्यू मिलता है उसमें से 72% आता है यूएस, चाइना और जापान से। तो प्लीज ये तीनों याद रखना। अब 80 साल पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। किस किस कौन कौन देता है? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जापान। इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई? सिर्फ 0.2088%। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना टॉप 3 में इंडिया नहीं है, वो डालेंगे इंडिया को। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपसे पूछी जा सकती है यूनाइटेड नेशंस की, तो याद रखना अराबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। कितनी लैंग्वेज हो गई यहाँ पे? 6 लैंग्वेज, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, देयर आर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, बट 5 नहीं है, कितनी है? 6 है टोटल। मैं लिख देता हूँ इधर 6। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूनाइटेड यूनाइटेड कह रहा हूँ, यूएस के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने अभी शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी, प्लस ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, ये अपने दिमाग में ऐड कर लेना। ठीक है, मैं हर एक चीज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बोला गया है ये जो पायलट वेल्स है ये क्या है? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अभी हमने जैसे स्नो लेपर्ड से रिलेटेड देख लिया, अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पायलट वेल से। अब फिर से आपके पास 15 सेकेंड्स है, आप आराम से तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए, आपने अब तक पढ़ लिया होगा, है ना? अब देखिए ज़रा, बोला गया है कि पायलट व्हेल्स आर स्मॉल ओशनिक डॉल्फिन्स। स्मॉल नहीं है, लार्ज। और अच्छे से लिख दूं और प्यारे तरीके से लिख दूं? चलिए ठीक है, लार्ज। ठीक है, ये कैसी है? ये लार्ज ओशनिक डॉल्फिन्स है, बिलोंगिंग टू जीनस ग्लोबिसेफेला। वाह क्या नाम है! ठीक है, नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। याद रखना, इनका कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड है। अभी ये भी बताता हूँ क्यों न्यूज में थी। और हर्डिंग बिहेवियर है, दैट ऑफन लीड्स टू मास मास ट्रेंडिंग। होता यही है कि एक के पीछे एक सारे चलते हैं, साथ में चलते हैं, तो अगर एक मरा तो बहुत सारे साथ में मरेंगे। और यही देखने को मिला था, अभी मैं आपको बताऊंगा। बोला गया है कि आईयूसीएन की लिस्ट में इन्हें लीस्ट कंसर्न में क्लासिफाई किया गया है। एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। क्यों गलत है आपको पता है? साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इन्हें रखा गया है, बिल्कुल। एंड कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में इनको इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। बोला गया है जो शॉर्ट फिन्ड पायलट व्हेल्स है, जिनके छोटे फिन है, वो कोल्ड टेम्परेट एंड सब पोलर ओशंस में रहते हैं या नहीं? ऐसा नहीं है। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, जो छोटे जानवर हैं वो कभी कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रह सकते। और जो बहुत बड़े जानवर हैं, लाइक फर हो, ये हो, वो कभी कहाँ नहीं रह सकते? गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। अब यहाँ पे शॉर्ट फिन्ड बोला है, नहीं, शॉर्ट फिन्ड वाली कहाँ पर रहती हैं? वो रहती हैं ट्रॉपिकल एंड वार्म वाटर्स में, तो ये गलत हो गया। और ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं कोल्ड एंड सब पोलर ओशंस के पास, ये देखने को मिलते हैं लॉन्ग फिन्ड वाले। तो ये ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट। ठीक है, वाटर्स में। और वहीं पर ये जो देखने को मिलते हैं, हमें ये देखने को मिलते हैं कहाँ पे? कोल्ड एंड सब पोलर ओशंस में। ऐसे ही होता है ना, आपके एग्जाम में इंटरचेंज कर देते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया। ये भी गलत हो गया। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो जरा, एक चीज मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ ऐड किया है नहीं किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखवा देते हैं, अभी जगह तो बहुत है। अगर आपको बोला जाए कि ये सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर जगह में देखने को मिलते हैं, तो प्लीज अपने दिमाग में रखना, ये हर जगह देखने को मिलते हैं। ये आपको एटलांटिक ओशन में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पैसिफिक में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको इंडियन ओशन में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास वाले जितने भी सीज हैं उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे लिख देता हूँ, सीज नियर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, वहां भी देखने को मिलेंगे। प्लस आपको जापान में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली ना 2 डजन से ज्यादा डॉल्फिन्स डेड फाइंड करी गई थी न्यूजीलैंड के एक रिमोट बीच पर, जिसका नाम था ट्वाइलाइट। तो अब ये भी हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली पेयर वाले क्वेश्चन में पूछ लें कि ट्वाइलाइट बीच कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए ट्वाइलाइट बीच जो है वो न्यूजीलैंड में है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, ओवर 2 डजन 2 डजन पायलट व्हेल्स फाउंड डेड ऑन ट्वाइलाइट ब्रिज, ट्वाइलाइट बीच। और ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड। एक चीज प्लीज याद रखना, ट्वाइलाइट बीच कहाँ पे है? न्यूजीलैंड। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूछ सकते हैं पेयर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव है एक, उससे रिलेटेड है। ठीक है, कितने साल इसे कंप्लीट हुए हैं, क्या हुआ है, सारी चीजें अभी हम देखेंगे। आपके पास 15 सेकेंड्स है, आप एक बार पढ़िए इन्हें और फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, चलिए ठीक है। देखो, अभी क्या है कि ये ना, ये जो इनिशिएटिव है ये एक्चुअल में लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, बिल्कुल कॉप 11 2014 में हुई थी, वहां पर इसको क्या किया गया था, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। ये है क्या, ये कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज एंड वाइल्ड एनिमल्स का, CMS जिसको बोलते हैं, उनका है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, मैं बताता हूँ आपको। वो CMS की जगह ना UNEP रख देंगे या कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रख देंगे। तो वहां पर प्लीज सतर्क हो जाना कि जब भी ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले, वैसे ही सतर्क हो जाया करो। ठीक है, ये एक्चुअल में किसका है, CMS का है। क्या इसका एम है टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी एंड नोमैडिक एनिमल्स, क्या माइग्रेटरी और नोमैडिक दोनों के लिए, बिल्कुल, चाहे वो माइग्रेटरी मैमल हो या नोमैडिक मैमल हो, जो सेंट्रल एशियन वास्ट स्टीप में, डेजर्ट में, माउंटेन इकोसिस्टम में रहता हो, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो मेनली याद रखना, सेंट्रल एशिया के किसी भी टाइप के क्लाइमेट में, अगर किसी भी टाइप के एरिया में आपको मैमल्स देखने को मिलते हैं, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बस डिफाइन कर दिया गया है, वहाँ के स्टीप्स में, वहाँ के डेजर्ट्स में, वहाँ के माउंटेन्स में। ठीक है, तो इसमें भी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये लास्ट वाली गलत है क्योंकि 2014 में इस इनिशिएटिव को लाया गया था। थोड़ी सी चीजें इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ है, सेंट्रल नेशन जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उन्होंने एक चीज एंडोर्स करी है, एक 6 ईयर का ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन प्लान अंडर CAMI, उन्होंने क्या किया है, एंडोर्स किया है। ठीक है, ताकि 17 माइग्रेटरी स्पीशीज को क्या किया जा सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जितनी भी मैमल्स हैं, 17 माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो याद रखना, सेंट्रल एशिया, उसके साथ इंडिया भी है उसका पार्ट, और इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए उससे बेसिक चीज़ें उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, जो 17 फ्लैगशिप स्पीशीज हैं, उनमें से कुछ स्पीशीज ये भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, कि आप इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। जो वो खेलेंगे वो यहीं खेलेंगे, क्या पता इधर 50 कर दें। वो क्या करते हैं ना, अगर किसी डेटा में गड़बड़ी करते हैं तो वो डेटा को बहुत एक्सट्रीम बना देते हैं। लाइक 17 है, अगर आपके दिमाग में रहा कि अरे यार ऐसी कुछ 17-20 स्पीशीज थी, बट वो इन्हें 17-20 नहीं रखेंगे। अगर उन्हें गलत करना होगा तो वो 50 लिखेंगे डायरेक्टली, या फिर 5 ही लिखेंगे, मतलब एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई, ऐसे करते हैं वो। ठीक है, तो याद रखना 17 स्पीशीज है। क्यों इन्हें प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ थ्रेट्स हैं, आपको पता है कि हर एक एनिमल को कुछ ही टाइप के थ्रेट्स होते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है, एक उनकी पोचिंग करी जा रही है, एक उनकी स्किन को यूज किया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें ही होती हैं। वही यहाँ पे लिखा है, हैबिटेट में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, इस वजह से पोचिंग है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो इसीलिए इनके कंजर्वेशन के लिए, 70 माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए, इन्होंने ये जो 6 ईयर का ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन प्लान है, इसे एंडोर्स किया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, कितने ईयर्स का है, 6 ईयर्स का। ठीक है, मैंने यहाँ पे हर एक वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 86 देखते हैं, फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज तक का हाई है, इस वजह से न्यूज में था। पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा हाई है, कम है, क्या है, ये पूछा जाएगा फॉरेक्स रिजर्व है क्या, उसके बेसिक्स पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो फिर से आपके पास कितना टाइम है? 15 सेकेंड्स, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो क्या है, इनको फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व भी बोला जाता है। ये एक्सटर्नल एसेट हैं जो एक कंट्री होल्ड करता है या कंट्री का सेंट्रल बैंक होल्ड करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है, मतलब मान लो ये आरबीआई है, ये कुछ फॉरेन करेंसीज को होल्ड कर रहा है, तो इस फॉरेन करेंसी में क्या क्या ऐड किया जा सकता है? क्या सिर्फ गोल्ड होगा? ठीक है, क्या डॉलर, यूरो, डॉलर, पाउंड और ये सारी चीजें होंगी, मतलब इंटरनेशनल करेंसीज होगी? क्या एसडीआर भी उसका पार्ट होगा? ये क्वेश्चन है। तो एकदम सही बात है, कोई भी फॉरेन करेंसी हो, जापानीज करेंसी हो, चाइनीज करेंसी हो, यूएस की करेंसी हो, यूरोप की कोई करेंसी हो, अफ्रीका की कोई करेंसी हो, सारी की सारी करेंसीज फॉरेन करेंसी मानी जाएंगी जो आरबीआई रखेगा अपने पास। ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करेगा। क्या उसमें गोल्ड आता है? बिल्कुल गोल्ड भी आता है। ठीक है, क्या उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स आएंगे? देखो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवा रहा हूँ उसमें आपको बताया था, ये कुछ नहीं है। ये बस स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, ये एक फंड्स का बास्केट है जिसमें अलग अलग टाइप की करेंसीज आती हैं। अगर आपको पता है कितनी टाइप की करेंसीज आती हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सारी करेंसीज आपको पता है। और एक और बात बताना जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बताई है कि लेटेस्ट कौन सी ऐड करी गई थी और कब ऐड करी गई थी, क्योंकि जब ये लेटेस्ट करेंसी ऐड करी गई थी तो इसीलिए क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड 2016 के पेपर में। ठीक है, तो अब मुझे ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। प्लस याद रखना ये जो है, बता दिया मैंने स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, उसके बाद दे एक्ट एज अ फाइनेंशियल बफर टू मैनेज एक्सटर्नल बॉन्ड्स, मेंटेन करेंसी स्टेबिलिटी, सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, क्या होता है समझ लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। ठीक है, मैं इनके साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं इनके साथ अपनी करेंसी में, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब किसी रीजन की वजह से मेरी करेंसी या जिस भी करेंसी में मैं काम कर रहा हूँ वो करेंसी होल्ड पे चली जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया या बैंक करप्ट हो गया देश। ठीक है, जैसे बहुत सारे देश हमने होते भी देखे हैं। तो उस टाइम पर ये फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काम आते हैं। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स करते क्या है, फॉरेक्स रिजर्व्स हेल्प करते हैं अगर आपके देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो आपका फॉरेक्स जितना ज़्यादा है उतना आपको हेल्प करेगा वो सस्टेन करने में उस टाइम पीरियड में जब आपके पास कोई, मतलब समझ लो कि स्टैग्नेशन आ गया है। ठीक है, सब कुछ इकोनॉमी रुक गई है। तो उस टाइम पर आपने जो रिजर्व किया हुआ है पहले का पैसा है ना, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है, कभी किसी की जॉब चली गई तो उस टाइम पर वो उन पैसों को यूज करते हैं जो इतने सालों से वो जमा कर रहे हैं। तो वही देश हमारा करता है। इतनी सिंपल सी बात है। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऐड नहीं किया कुछ भी, चलो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगी हु इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, तो आप याद रखना आरबीआई जो है वो कस्टोडियन भी होता है और मैनेजर भी होता है फॉरेक्स रिजर्व का। किसके फॉरेक्स रिजर्व का? ऑब्वियसली हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व का। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो आरबीआई है, आरबीआई इज द कस्टोडियन एंड मैनेजर, एक मिनट रुकना, बस इसको हटा देता हूँ, एंड मैनेजर ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व।
ठीक है, बस ये चीज याद रखना। बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। अगर गलती से वहां पे ये बोल दिया जाए कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका पार्ट नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व के अंडर नहीं आते, तो बिल्कुल आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करे, वो सारे फॉरेन फॉरेन रिजर्व में एडेड है। बस इतना दिमाग में रखना। ओके। ओके, तो एक स्कीम है पीएम अभीम। ये क्या है क्या नहीं है, ये हमें देखना है एक्चुअली। अब मैंने बता दिया कब लॉन्च हुई थी, तो फिर आप समझ जाओगे। कोई बात नहीं, 15 सेकंड्स ले लो, उसके बाद सब समझाता हूँ। ठीक है, चलिए तीनों स्टेटमेंट्स पढ़िए। देखिए, होता क्या है कि जो ये पीएम अभीम है, इसको अब 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये 2021 में आई थी। कब आई थी? 2021 में। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 2021 में आई थी। किसने लॉन्च करी थी? प्राइम मिनिस्टर ने। और ये क्या है? ये एक आयुष्मान भारत इनिशिएटिव का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, वो इम्प्लीमेंट करती है? बिल्कुल सही बात है। ये है क्या? देखो, इसका सिंपल सा काम है, जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे कैसे हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। लोगों तक हमने पहुंचा दिया तो लोग कैसे उसका ज्यादा यूज कर पाए, और यूज करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सिर्फ पीएम अभीम का पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक पैन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जो हेल्प करेगा रेजिलियंट, एक्सेसिबल और सेल्फ रिलायंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाने में हमें। ठीक है, तो यस, दिस इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब देखो जरा कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये किस किस पे फोकस करता है। फोकस एरियाज क्या है अभीम के? सबसे पहले तो पैंडेमिक अगर फिर से ना आ जाए, कोविड-19 आया जैसे, ठीक है, उस टाइम पर हमें पता चला कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कितने सारे लूप होल्स हैं, कितने सारे मतलब कि समझ लो कि चीजें हैं, जो गैप्स हैं वो हमें भरने हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लाया गया, ताकि अगर आगे आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा पैंडेमिक हमें देखने को मिलता है तो हम पहले ही प्रिपेयर रहें। साथ ही साथ अगर कोई डिजीज आया है या डिजीज है, जैसे पोलियो था, उसके ऊपर सर्विलेंस की जाए, डेटा निकाले जाएं। ठीक है, साथ ही साथ उसको कैसे क्योर करना है, उससे रिलेटेड काम किया जाए। ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी की जा सके। ठीक है, आप कितना ही काम कर लो, कितने ही अच्छे हॉस्पिटल्स बना लो, कुछ भी कर लो, अगर डिलीवरी सिस्टम बेटर नहीं है, आप लोगों को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हेल्थ केयर, तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी लेवल से लेके टर्शरी लेवल तक का हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना है किसको? हमारे देश की जनता को। इसलिए ये अभियान लाया गया। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले क्या था इसका? 64,000 करोड़ था। नहीं याद रखने की जरूरत है, बस एक चीज याद रखने की जरूरत है कि 2021 से 2026 के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट इसे दिया गया था। अगले साल ये सपोर्ट खत्म हो रहा है, प्लस अब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है। मतलब कि क्या है कि ये एक्चुअल में तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बट इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह है। ठीक है, तो मतलब ये एक हाइब्रिड मॉडल है। ये प्लीज याद रखना। वहां पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाएंगे कि वो उस सिचुएशन को एक्सट्रीम बनाएंगे कि ये सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है। नहीं, ये एक हाइब्रिड मॉडल है, जहां पे जैसी नीड है वैसी ये स्कीम बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ वेसल्स हैं जो न्यू ऐड करे गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें ऐड किया गया है क्या नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, तो फिर से 15 सेकंड से पढ़ लो आराम से, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। देखिए है क्या, मैंने अभी आपको बताई जो दो न्यू फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, ये इंडियन नेवी नहीं, अभी मैंने आपको बताया था इंडियन कोस्ट गार्ड में ऐड हुआ है। क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, साथ ही साथ ये डीआरडीओ ने नहीं बनाए, ये किसने बनाए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एलटीडी लिख दूंगा लिमिटेड को। ठीक है, गोवा शिपयार्ड एलटीडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये हो गई। अब जरा चलते हैं लास्ट वाली पे। बोला गया है ये जो दोनों हैं, इनमें एक चीज ऐड करी गई है, इसे इक्विप किया गया है किससे, कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर से, जो कि क्या है, द फर्स्ट ऑफ देयर काइंड इन क्लास इन इंडिया, इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करते हैं, सुपीरियर मैनूवरेबिलिटी, स्पीड एंड फ्यूल एफिशिएंसी। बिल्कुल करेक्ट चीज है। ठीक है, दोनों में ही ये कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स को ऐड किया गया है। प्रोपेलर्स क्या करते हैं आपको पता है कि ये अगर समझ लो शिप है, तो ये प्रोपेलर्स होते हैं पीछे यहाँ पर। ठीक है, पंखे टाइप के होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, अगर आप इन्हें इस तरफ मोड़ देंगे तो ये यहाँ मुड़ जाएंगे, शिप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो प्रोपेलर्स की हेल्प से शिप की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सुपीरियर मैनूवरेबिलिटी होगी। ठीक है, स्पीड इंक्रीज की जा सकती है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दो कौन सी है, ICGS अजीत एंड ICGS अपराजीत। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। ठीक है, तो क्या है, अजीत और अपराजीत किसकी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की, बस इतना याद रखना। व्हाट इज द एम, क्यों ये लाई गई है, देखो एम सिर्फ इतना सा है कि ताकि जो कोस्टल पेट्रोलिंग है वो अच्छे से किया जा सके। ठीक है, जो फिशरीज का प्रोटेक्शन है वो अच्छा किया जा सके। साथ ही साथ जो एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है, हमें पायरेसी से रिलेटेड एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ही एफिशिएंटली किया जा सके। इसीलिए ये दोनों अजीत और अपराजीत जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, उन्हें ऐड किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो फिर भी बाद में याद रहे ना रहे, मैं इधर लिख देता हूँ, कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल लिख रहा हूँ, ऐसे ही पेट्रोल का मतलब भी वही होता है। ठीक है, फिशरीज के प्रोटेक्शन के लिए, फिशरीज के प्रोटेक्शन के लिए, फिशरीज मतलब फिशरी का जो सेक्टर है, ठीक है, उनके लिए बोला गया है यहाँ पे। साथ ही साथ एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोका जा सके, एंटी स्मगलिंग लिख देता हूँ, बस याद आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पायरेसी होती है उसके अगेंस्ट, तो एंटी पायरेसी। अब कोई खो जाए, कोई मतलब कि समझो कि ट्रैवलर है कोई, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा था, किसी रीजन की वजह से वो खो जाए समुद्र में, तो कोस्टल एरियाज में, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करवाए जा सकें, तो इसे सार बोलते हैं। ठीक है, पर मैं पूरा लिख देता हूँ, सर्च एंड रेस्क्यू, इसे क्या बोलते हैं, सार। उसके लिए क्या किया गया है, ये अब अजीत और अपराजीत फास्ट पेट्रोल वेसल्स को ऐड किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। महामेडिटेक मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब लॉन्च किया गया ये लॉन्च किया गया है इसी साल 2025 में। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर से 15 सेकंड से है, तीनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है।
चलिए, अब देखो ये महा मेडिटेक मिशन क्यों लाया गया। ठीक है, अभी आपने देखो यार, अ, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे खान सर का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, खान सर ने अभी आपने देखा डायलिसिस मशीन्स जो है वो फ्री जनता के लिए लगाई है ना। अब फीस है या नहीं है मुझे आई डोंट नो अबाउट इट, बट वो लगाई है। ठीक है, तो उन्होंने वो जो मशीन्स हैं वो बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट करी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे इंडिया में कोई दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, या इतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है, या इतने ज़्यादा उनके अंदर जैसे हम कहते हैं कि स्किल्स नहीं है कि हम इन मशीन्स को इंडिया में बना सकें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बहुत स्मार्ट है, वही बाहर जाके काम कर रहे हैं और बाहर जाके वहां पे मशीन्स बना रहे हैं। तो ये महा मेडटेक मिशन इसलिए बनाया गया कि जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम अपने देश में ही बना सकें, उसे यहीं पे मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, और जब हमारे देश में वो चीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। समझे इस चीज़ को। तो उसके लिए ये महा मेडटेक मिशन लाया गया। कब लाया गया? 2025 में, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी, है ना, ऊपर लिखा भी है। तो वही लिखा है कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। महामेडटेक एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है ताकि एक्सेलरेट किया जा सके इनोवेशन को, मैन्युफैक्चरिंग को एंड कमर्शियलाइजेशन को, किसमें? मेडिकल टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, बोला गया है ये एक जॉइंट, ये तो गलत हो गया, इट वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, पार्ट वन या पार्ट टू में मैंने ये आपको इस फाउंडेशन के बारे में बहुत डीप एनालिसिस करवाया है। ठीक है, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और जिसने क्लास नहीं देखी है वो पहले के पार्ट्स भी प्लीज देखो, उसके बिना फिर फायदा नहीं है कुछ भी, है ना। क्या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में क्या कर लोगे पढ़ के? टोटल 101 क्वेश्चन है, तो 101 क्वेश्चन करो, पॉइंटर्स पढ़ो, तभी कुछ होगा। ठीक है, ये WHO तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कौन है? ICMR। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। उसके साथ कौन है? एक तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया, एक ICMR हो गया। ICMR, ठीक है। उसके साथ कौन है? उसके साथ एक और है, आपने सुना होगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। लिख देता हूं, बिल एंड, यहीं पे लिखना पड़ेगा ना, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, ये हैं जिन्होंने ये जैसे हम कहते हैं कि महामेट्टक मिशन है, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये तो हमारा आपको पता है गवर्नमेंट ओन्ड फाउंडेशन है। ठीक है, ये ICMR आपको पता है ये भी इंडिया की ही एक एंटिटी है, इंडियन गवर्नमेंट की, और ये बाहर की है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना है, उनकी फाउंडेशन है ये। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बोला गया है इसका जो एम है वो रिड्यूस है इंडियाज डिपेंडेंस ऑन हाई कॉस्ट मेडिकल इंपोर्ट्स। वही अभी मैंने आपको ऊपर समझाया एग्जाम्पल के तौर पे जब समझा रहा था, ताकि हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है मेडिकल टेक्नोलॉजीज में उसे और ज़्यादा बढ़िया किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, एंड इंश्योर किया जा सके कि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिले और एक अफोर्डेबल रेट्स और हाई क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस मिले। ठीक है, एंड डायग्नोस्टिक अलाइंड विद नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर के लिए, नियोनेटल केयर के लिए, वो तो आप समझ ही गए, है ना। तो मतलब मेन मुद्दा क्या है कि हमें अपने देश के अंदर ही मेडिकल टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एनहांस करना है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है कि हमें कम कॉस्ट पर, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर इक्विपमेंट देखने को मिले जो कि हमारे देश के नागरिकों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो यस, दिस इज राइट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं दी है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी स्टार्टअप होता है, ठीक है, या कोई MSME है, कोई एकेडमियन है, कोई हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है जो भी कोलैबोरेट किया जाए, करना चाहते हैं, उनको 5 से लेके 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर कोई भी, मैं सारी चीजें यहाँ पे ऐड करूंगा, बस आप सुनते जाओ। ठीक है, 5 से लेके 25 करोड़ रुपए, एक मिनट, 5 से लेके 25 करोड़
ठीक है, यहाँ पे भी CR लिख लो। अरे यार अच्छे से लिखते हैं, छोड़ो। 5 करोड़ से 25 करोड़ तक पर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, पर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किस किस के हो सकते हैं? कोई स्टार्टअप हो, किससे रिलेटेड? मेडिकल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कोई MSME है, कोई एकेडमियन है, ठीक है। चाहे कोई समझ लो कि कोई पहले से ही किसी ने हॉस्पिटल या इंडस्ट्री खोला है, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्री, उनको ये दिया जाएगा, उनके कोला वो भी कोलैब कर सकते हैं, कोलैब, ठीक है, कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या सिर्फ 5 से 25 करोड़ तक ही दिए जाएंगे? देखो यार, अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को लगता नहीं कि यार इससे तो बहुत बड़ी हमें मतलब चेंज देखने को मिल सकता है हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो उनको 50 करोड़ का भी दिया जा सकता है लोन, अप टू 50 करोड़। कौन से केसेस में? एक्सेप्शनल केसेस में। अभी एक्सेप्शनल केस क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं पता, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि जब आप इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा तब मैं क्योंकि का आंसर बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, फिर आपको समझ में आएगा और मैं समझाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलिए, अब तक आपने चारों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी, है ना। क्रायोडाइल क्या है? ठीक है, अब आपको क्रायोडाइल देखते ही, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों एग्जाम में आएगा, क्रायोडाइल दिखते ही आपको क्रोकोडाइल दिखेगा ऑप्शन में, बट भाई ये नहीं है, ठीक है। ये बफेलो से रिलेटेड है, और जब और काम नाम और काम नहीं जुड़ते ना, तब जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है, क्रायोडाइल एक रेडी टू यूज एग योक फ्री सीमन है। एग योक फ्री सीमन है तो बना किससे है? वे प्रोटीन से बना है, ठीक है। वो वाला वे प्रोटीन नहीं है जो आप वे प्रोटीन खाते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, ठीक है, तो वो वे प्रोटीन खाते हैं, वो वाला नहीं है। हर चीज प्रोटीन से बनी हुई होती है, तो यही बोला गया है कि जो पहले एग योक सीमन मिलते थे, ठीक है, अब एग योक फ्री सीमन इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक्चुअल में क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्योरीफाइड प्योरीफाइड वे प्रोटीन, वे प्रोटीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है? ताकि प्रिजर्व किया जा सके बफेलो के सीमन को फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये लॉन्ग ड्यूरेशन कितनी है? अप टू अप टू 18 मंथ्स, 18 मंथ्स, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या है? याद रखना, लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों है? कि अप टू 18 मंथ्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। एग योक फ्री सीमन है तो किससे बना है? प्योरीफाइड वे प्रोटीन से बना हुआ है। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा क्या हो सके, हमें इंपोर्ट्स कम करने पड़े, ठीक है, चीप हो और इजी हो प्रोड्यूस करने में। जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे इजीली हम मतलब कि अपने ही देश में बना ले, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये भाई साहब बनाया किसने, तो ये आपको याद रखना है, NIANP, जो ICAR के अंडर वर्क करते हैं, उन्होंने ये बनाया है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एनिमल न्यूट्रिशन एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। NIANP जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये किसके अंडर वर्क करती है? अंडर अंडर ऐसे लिख देता हूँ, ICAR। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये चीज आप प्लीज याद रखना। और ये कौन से वाले हैं? ये है बेंगलुरु वाले, बेंगलुरु, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ नहीं है इसमें समझाने वाला। ये एक्चुअली हुआ क्या है, ये ना सक्सेसफुली ट्राई किया गया है 24 बफेलोस पे, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ठीक है, पता होना चाहिए बस क्या है। हाँ जी, अब एक चीज आप प्लीज याद रखना, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 प्लस प्लेसेस एंड न्यूज, ये आपको मिलेगा सिर्फ 21 रुपीज में, ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरी की पूरी क्लासेस की, ठीक है, ये 101 क्वेश्चंस प्लस प्लेसेस एंड न्यूज की, जिसमें सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, वो आपको 21 रुपीज की मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? आप मुझे टेलीग्राम पर, किस पे? टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आईडी है आयुष_रैना, AA है यहाँ पे, याद रखना, और सारे शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, कैप्स में कुछ भी नहीं है। प्लस अगर आपको ऐसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये QR कोड है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली मेरे मैसेज सेक्शन में पहुंच जाएंगे टेलीग्राम के, और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर, ठीक है, पीडीएफ। तो मैं आपको बाकी का प्रोसेस वहाँ पे बता दूंगा। मैंने आपको बताया हर एक मंथ की पीडीएफ में 100 से 125 क्वेश्चन होंगे, इसमें 101 क्वेश्चन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाले हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं डाले। कोई फायदा नहीं है कि हर क्लास में मैं आपको 150-200 क्वेश्चन करवाऊँ, देर इज नो सेंस ऑफ इट, ठीक है। आपके पास बस एग्जाम तक, जून से लेके अगले जून, या जब तक भी एग्जाम होगा अप्रैल तक मान लो, आपके पास अगर 1000 क्वेश्चन है, और उस 1000 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में अगर 50 तो नहीं पर हाँ 30 to 40 रेलिवेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स हो रही है, इसमें आपको करंट अफेयर में अगर कोई हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है तो वो भी इंक्लूडेड है, अगर कोई इन्वायरमेंट का चल रहा है वो भी इंक्लूडेड है, और आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से करना, और पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे यहाँ कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि बाद में जब आपको मैसेज करना हो मुझे तो इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयू और इंडिया की एक न्यू स्ट्रैटेजिक एजेंडा से रिलेटेड, ठीक है। ईयू और इंडिया ने, मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने एक नया स्ट्रैटेजिक एजेंडा जो है वो स्टार्ट किया है, वो साइन किया है 2025 में। वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ओके। तो आपके पास फिर से 15 सेकेंड्स है, आप करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ।
हाँ सॉरी, मैं ज़रा पानी भरने चला गया था। देखो ज़रा। अब देखो क्या था क्वेश्चन। हाँ, ईयू इंडिया न्यू स्ट्रैटेजिक एजेंडा 2025, ये है क्या? ये बोला गया है कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फ्रेमवर्क है जॉइंटली अडॉप्टेड बाय यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया आउटलाइनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन फॉर नेक्स्ट 3 डेकेड्स। क्या ये नेक्स्ट 3 डेकेड्स है? बिल्कुल भी नहीं, ये नेक्स्ट 1 डेकेड है। ठीक है, तो सिर्फ 1 डेकेड के लिए, मतलब 1 डेकेड का मतलब क्या है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये क्या बनाया गया, एक एजेंडा बनाया गया। 10 साल का मतलब क्या हो गया, 2025 से 2035 तक। ठीक है, बोला गया है, तो ये गलत हो गया। इट इज बिल्ट अराउंड 9 पिलर्स, बिल्कुल भी नहीं, 5 पिलर्स। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, 5 पिलर्स। आई होप आपको पीछे से नॉइज ना आ रही हो, है ना? वैसे तो लगता नहीं है मुझे इसमें नॉइज कैंसलेशन है, बट फिर भी क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है एक्चुअली। तो नन जो है, वो इसका करेक्ट आंसर है। अभी आगे आ जाओ, ये है क्या, क्या नहीं है। मैंने यहाँ पे सब कुछ आपके लिए ऐड किया। मैंने आपको बोला 5 पिलर्स हैं, तो वो 5 पिलर्स ही हैं। 5 पिलर्स, 5 पिलर्स। सबसे पहला पिलर क्या है, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे काम होगा, ग्रीन ट्रांजिशन पे काम होगा, सप्लाई चेन्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे काम किया जाएगा, डिजिटल कॉपरेशन होगा। ठीक है, रिसर्च पर एक साथ आके काम किया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पे काम होगा, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स करी जाएगी। कैसी सिक्योरिटी? आपको पता है बहुत टाइप की सिक्योरिटी होती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड ऑपरेशंस है, उन सब से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें ऐड करी गई है। फिर उसके बाद रीजनल कोऑपरेशन होगी। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि लाइक समझ लो कि एक ऐसी कोऑपरेशन है जिसमें यूरोपियन यूनियन भी पार्ट है और हम भी पार्ट है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, प्लस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन में भी आपको 5 पिलर्स के अंडर आता है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम काम करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस में और ज़्यादा अपनी पोजीशन को एनहांस किया जा सके, ठीक है, स्ट्रेंथन किया जा सके, उस पे भी काम होंगे। साथ ही साथ एनेबल्स, एनेबलर, एनेबलर, अरे यार भाई साहब, एनेबलर, एनेबलर्स अक्रॉस पिलर्स। ठीक है, जैसे स्किल्स एंड मोबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और बिजनेस लिंकेजेस पर काम होगा। मैंने आपको क्यों ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट कि आप इस बात को समझो। आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, आप बस क्या करेंगे, आप समझो कि किस किस एरिया में काम हो रहा है। लाइक क्या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में काम हो रहा है, क्या ग्रीन ट्रांजिशन में काम हो रहा है, क्या सप्लाई चेन में काम हो रहा है। उसके बाद क्या मैरीटाइम इंडस्ट्री में काम हो रहा है, एरो वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरो समझ लेना। क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, क्या साइबर सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, क्या काउंटर टेररिज्म पे काम हो रहा है, क्या इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हो रहा है, डिफेंस से रिलेटेड बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, क्या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पे काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, बस एक ओवरव्यू रखो कि यार इतनी सारी चीजों पे काम हो रहा है। कहीं वो क्वेश्चन ऐसा ना बना दे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो हुआ है, नहीं। उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी है, ग्रीन ट्रांजिशन से रिलेटेड भी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है, हर चीज है। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, सारे पिलर कोई याद नहीं रखने वाला। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, 2025 का है, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना है कितने हैं टोटल, 5 पिलर्स पे बेस्ड है। ठीक है, कब के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट डेकेड के लिए। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आपको पता है जो डीप में समझाने वाली चीज़ें होती है, मैं आपको बिल्कुल हर एक लाइन बताता हूँ, बट हाँ जहाँ पर ओवरव्यू की ही ज़रूरत है वहाँ सिर्फ ओवरव्यू देखो। क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग बाकी सब्जेक्ट्स पे लगाओ, स्टैटिक पे। ठीक है, बोला गया है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। ठीक है, ये भी कब आई है, 2025 में। तो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। फिर से 15 सेकेंड्स आपके पास, आप पढ़िए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तब तक मैं चार्जिंग पे भी लगा लेता हूँ।
चलिए, आई होप आपने तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो पढ़ ली होगी। अब देखो ये बोला गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर, बिल्कुल भी नहीं। ये फ्लैगशिप क्या है? ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? माइटी के अंदर। इसको कैसे लिख सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ तो लिखा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रहने देता हूँ, बस बाकी आगे लिख देता हूँ। कम्युनिकेशंस नहीं है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, INF लिख रहा हूँ, ठीक है। इंफॉर टेक्नोलॉजी, टेक, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में MEITY, ठीक है, ये आएगा कैपिटल में, ठीक है। इसके अंडर जो है ये स्कीम लाई गई है। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो समझो कम्युनिकेशन क्यों ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, ठीक है। बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एम टू बूस्ट इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोवाइडिंग फिस्कल इंसेंटिव्स। क्या फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा? बिल्कुल दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? एलिजिबल कंपनीज को। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, उसका हम भी पार्ट बन सके, ठीक है। इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। कब लॉन्च करी गई अभी तो बता दिया था मैंने, 2025 में, ठीक है। प्लस क्या अच्छा ये तो पूरा ही गलत हो गया ना फिर, 5 साल बिल्कुल भी नहीं हुए, ठीक है। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा था। एक्चुअल में क्या है, 2025 में से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा एक ही कट लगाता हूँ ताकि आपको पता हो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है। तो यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा, कि क्या कंपनी का टर्नओवर है उसके बेसिस पे भी इंसेंटिव मिल सकता है। क्या उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया उस बेसिस पे भी इंसेंटिव मिल सकता है, या फिर दोनों को मिला के हाइब्रिड मोड पे भी मिलेगा। तो प्लीज याद रखना, ऐसा ना हो वहां स्टेटमेंट आ जाए कि फिस्कल इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं है, दोनों में, ठीक है। टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स है, अभी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंसेंटिव्स हैं, ठीक है। 5 साल के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये 6 ईयर्स के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से एक साल कौन सा होगा? जेस्टेशन पीरियड, जैसे होता है ना जब आप कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, आपको कुछ छूट दे दी जाती है, वही है ये पीरियड, ठीक है। उसके बाद और क्या इंसेंटिव्स हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके पढ़ने के लिए मैंने ये छोड़ दिया है, ठीक है। ये चीज प्लीज आप याद रखना। एक चीज याद रख लेना कि वैसे तो इसमें जो बेस ईयर है, ठीक है, वो क्या माना जाएगा? वो बेस ईयर माना जाएगा 2024-25, बट अगर कोई अपनी चॉइस के लिए बेस ईयर 2025-26 मानना चाहे तो वो भी अलाउड है, ठीक है। बस ये चीज है जो आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा डीप में भी मत घुसना, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो आपको फंसाएंगे तो यहाँ पे फंसाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन थ्रेशोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट पढ़ लो, देन आई डिस्कस इट। चलिए, आई होप आपने तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी। देखो ये जो त्रिशूल है, ट्राई ऐसे याद रखना, ट्राई, त्रिशूल जो है ट्राई, तीनों सर्विसेज का एक क्या है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ट्राई सर्विस है बिल्कुल, किसकी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाय इंडिया अलोंग इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। क्या वेस्टर्न है या ईस्टर्न है? वेस्टर्न है, ठीक है।
टू टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। ऑब्वियसली जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों है तो लैंड, एयर, सी तो वैसे ही आ जा सकता है, प्लस साइबर और स्पेस। पांचों एरियाज में, मल्टीपल डोमेन्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है? बिल्कुल आता है। ये एक्सरसाइज जो है पंजाब और हरियाणा में करवाई जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये कहां पर करवाई जा रही है? ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी राजस्थान, राजस्थान एंड गुजरात। अब थोड़ा और अगर डीप में जाना चाहूँ आप, तो मैं आपको और बता देता हूँ। सर क्रीक, वहीं पे होगी, एक मिनट, सर क्रीक, हाँ सर क्रीक, सर क्रीक प्लस रन ऑफ कच्छ, कच्छ प्लस सौराष्ट्र कोस्ट पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेवी भी है। ये चीज आपको याद रखनी है, और डीप में जाओ तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस यही आएगा जो ऑपरेशन त्रिशूल है वो किस चीज से रिलेटेड है, या अगर इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया तो फिर इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Amazon फेस, ये Amazon फेस है क्या? फिर से 15 सेकंड्स देता हूँ, पढ़ लो चारों स्टेटमेंट्स को, फिर मेरे लिए आपको समझाना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पे बोला गया Amazon फेस क्या है। Amazon फेस एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा है Amazon का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि वहां पर क्या किया जाएगा कि वहां पर CO2 के लेवल्स को एलिवेट किया जाएगा। ठीक है, या और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ऐसे समझ लो, ताकि वहां के पेड़ों पे, ठीक है, एक छोटे एरिया में, ऐसे मैं समझ रहा पूरे अमेजोन में नहीं, एक छोटे एरिया में एक स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, वहां पे ये देखा जाएगा कि कैसे वहां के पेड़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिएक्ट करेंगे। जो, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और बाकी जो एयर पॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि 2056 2050 से लेकर 2060 तक क्या हालत होने वाली है हमारे वर्ल्ड की, उसी चीज को देखने के लिए ये Amazon फेस एक स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट लाया गया है। लार्ज स्केल पे किया जाएगा, वहां के पेड़ों पर एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाई जाएगी और देखा जाएगा वहां के पेड़ उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वर्ल्ड भी कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या है, ये है। बाकी बाकी सारे ईयर्स गलत दे रखे हैं। ईयर क्या है, 2050 से 2060 तक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप बात करेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी कहाँ पे देखा जा रहा है, तो आपको स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अमेजोन में, तभी उसके नाम पे ये रखा गया है अमेजोन। मैं ऐसे लिख देता हूँ स्पेशली, ECIALY। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ, मुझे अच्छे से लिखना है। इसको जरा हटा देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑफ दिस या इट्स काइंड। ठीक है, ऐसा ये पहली बार देखने को मिल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्लाउड सीडिंग, ये इसलिए न्यूज में था, अभी दिल्ली में आपने देखा क्लाउड सीडिंग की गई थी, फायदा कुछ हुआ नहीं, रेन हुई नहीं, पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ क्लाउड सीडिंग से काम नहीं बढ़ता ना यार, मॉइस्चर भी तो चाहिए क्लाउड्स में। अब मॉइस्चर था नहीं क्लाउड्स में, क्लाउड सीडिंग आपने कर दी, कोई फायदा हुआ नहीं, पैसे बर्बाद। ठीक है, अब देखो जरा,
क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, आप उसे पढ़िए, 15 सेकेंड्स में मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा, पढ़ ली होगी दोनों स्टेटमेंट्स। अब देखिए जरा, बोला गया क्लाउड सीडिंग जो है एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो एम करी जाती है आर्टिफिशियली रेनफॉल करवाई जा सके, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। बोला गया है सिल्वर आयोडाइड इज द ओनली केमिकल दैट कैन एक्ट एज अ सीड पार्टिकल्स और कंडेंसेशन न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स। यही है कि मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो क्या सिल्वर डाइड आयोडाइड ही एकमात्र केमिकल है? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। सिल्वर आयोडाइड के साथ कौन कौन से हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ कि और कौन कौन से हो सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, के आई, ठीक है, कि पोटाशियम की और आयोडाइड, ठीक है। प्लस और कौन सा यूज किया जा सकता है इसके साथ? सोडियम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, NaCl। ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें भी एडेड होती हैं, ठीक है। इससे भी आप क्या करवा सकते हो, प्रेसिपिटेशन करवा सकते हो, इसको भी आप क्लाउड सीडिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट निकाली। देखो ना, एक रिपोर्ट निकली है, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025, ठीक है। अब आपको पता है कि रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो आपसे उसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो पूछी जाती है, या तो डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ टाइम देने की बात नहीं है, तो मैं सीधा बता देता हूँ। जो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 है या एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट्स हैं, वो कौन निकालता है? UNEP। अब इस साल की जो थी इंफॉर्मेशन, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा, बट मुझे सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखी, वो मैं आपके लिए इधर लाया हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल गैप देखने को मिल रहा है। मतलब हमारा जो एम है कि हम समझ लो 2030 तक जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप है। कितना है, क्या है, ये मतलब कि आएगा नहीं क्वेश्चन, हाँ, बट ये पूछा जा सकता है कि अगर आ जाए कि कितना कम है, तो 12 to 14 टाइम्स हमारा जो है ना, जो हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उससे 12 से 14 टाइम्स कम हमारे पास पैसा है, जो हम जैसे हम कहते हैं कि आउटपुट चाह रहे हैं, उस आउटपुट को लाने के लिए। साथ ही साथ बोला गया है कि जितने भी आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, उनमें से 58% जो है वो सिर्फ लोन बेस्ड है। मतलब कि वो लोन पे लिया हुआ पैसा है और उसे इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन के लिए जैसे सॉरी कंजर्वेशन के लिए बनाया जा रहा है। आप सोचिए। तो ये दो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लगा कि हाँ इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करी है। बाकी आपको इतना याद रखना है ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसे ही एक और रिपोर्ट है, री इमेजिनिंग री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये किसने निकाला है? मेनली आपको दो में ही यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक नीति आयोग, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने ये एक रोड मैप बोल लो, रिपोर्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये निकाली है। किसने निकाली है? नीति आयोग ने। क्या सिर्फ नीति आयोग ने अलग मतलब कि अकेले निकाली है? नहीं। देखो, नीति आयोग का ही एक फ्रंटियर है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक हब है। किस किसने निकाली है? नीति आयोग के, नीति आयोग, नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब,
इन्होंने प्लस इनके साथ कोलैब किसने किया था, इनके साथ कोलैब किया था सी आई आई एंड डेलॉइट ने। तो आपको ये तीन मिलेंगी, एक तो फ्रंटियर टेक हब, सीआईआई और डेलाइट ने। इन्होंने मिलकर क्या किया, ये एक रोड मैप निकाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीति आयोग क्यों किया, मेनली इसमें फ्रंटियर टेक हब जो है वो नीति आयोग की ही एक सब्सिडरी मान लो, या इनका ही एक जिसे हम कहते हैं कि इसी के अंडर ही आती है, नीति आयोग के अंडर, जिन्होंने ये रोड मैप निकाला था। साथ में इन्होंने कोलैब इनके साथ किया था, पर मेनली इसमें यही थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, मैं एक बार बस चेक कर लूँ, मैंने आगे मेंशन किया कुछ नहीं किया, चलो मैं बता देता हूँ आपको जो इसके बारे में याद रखना है। ये एक्चुअल में ना, ये जो रोड मैप है मैन्युफैक्चरिंग में, ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स है उनके लिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हर चीज ऐड करी जाएगी, चाहे वो टेक रिलेटेड हो, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, चाहे वो एआई से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, रोबोटिक्स, ठीक है, एंड डिजिटल मार्केट रिलेटेड हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसमें हमारा एक एम बनाया गया है। इस रोड मैप में क्या एम है कि हम इन सेक्टर्स में, बाकी सारे सेक्टर्स भी इसमें एडेड है, बस मैंने एक फॉर एन एग्जांपल आपको बताया कि ये मत भूल जाना सिर्फ इंडस्ट्री प्रोडक्शन की बात करें, नहीं, एआई भी है, रोबोटिक्स भी है, डिजिटल मार्केट भी उसका पार्ट है। प्लस आपको ये याद रखना है कि हमारा जो एम है वो ये है कि हम 2035 टॉप 3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में आ जाए। ठीक है, तो रोड मैप किस चीज का है, ये रोड मैप है, अ, ऐसे लिख लेते हैं कि टू मेक इंडिया अ पार्ट ऑफ, या ऐसे लिख देते हैं, टू मेक इंडिया, ऐसे लिख देता हूँ मैं, टॉप 3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बाय 2035। बस इतना याद रखना, 2035 हमें टॉप 2035 तक हमें टॉप 3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर में अपनी जगह बनानी है। ठीक है, इसके लिए ये रोड मैप है जो आपको याद रखना है। ठीक है, किस किस ने ये निकाली है वो मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। भारत टैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव मुझे लगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डेली करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि ये इसलिए किया जा रहा है। आपको पता है जो बड़े बड़े जिसे हम कहते हैं कि, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐप्स का, आपको पता है जो कैब से रिलेटेड ऐप्स ऐप्स हैं, ऑटो से रिलेटेड ऐप्स हैं, वो एक अच्छा मार्जिन अपने लिए रखते हैं, और बाकी जो टैक्सी ओनर्स हैं, जो टैक्सी चला रहे, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन्हें थोड़ा कम अमाउंट मिलता है। तो वो जो भारत टैक्सी है, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला गया है। ठीक है, ताकि जो ड्राइवर्स हैं उन्हें उनकी पूरी की पूरी रकम मिल सके, उनकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो उसका पैसा मिल सके। उसलिए क्या किया गया है, इस भारत टैक्सी को लाया गया है। ठीक है, कब लाया गया, 2025 में। मैं कह रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, भारत टैक्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज मैंने ऐड करी है, आप देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इस चीज को समझिए, मैंने अभी आपको बताया भारत टैक्सी एक गवर्नमेंट बैक्ड कॉरपोरेटिव है, गवर्नमेंट बैक्ड कॉरपोरेटिव, याद रखना। ये जो टर्म है ना, अगर इसके अलावा कोई और टर्म आए तो प्लीज उसे हटा देना। क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड कॉरपोरेटिव, एक कॉरपोरेटिव है ये,
राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर कैब ड्राइवर्स, मैंने अभी बताया एम्पावर करेगा कैब ड्राइवर्स को एज मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, इंश्योरिंग कलेक्टिव ओनरशिप, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ड्राइवर्स को इसमें बोला गया है वो सारथीज है, ठीक है, और वो शेयर होल्डर है रादर देन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। जैसे अभी आप देखते हो जो बड़ी बड़ी एप्स हैं उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की तरह काम करते हैं, बट नहीं, भारत टैक्सी में वो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, और वो अपने फेयर अर्निंग का 90% नहीं 100% हकदार होंगे, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया है उसके 100% वो हकदार होंगे। तो यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। और क्या इसे सिर्फ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने इम्प्लीमेंट करेगी? वो नहीं, इसके साथ कोलैब करेगी कौन? इन कोलैब विद, जब कॉरपोरेटिव है तो अकेले में कोई मिनिस्ट्री कैसे कर सकती है गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट बैक्ड कॉरपोरेटिव है, तो किसके साथ कोलैब किया है? कोलैब विद नेशनल, एनएटी मीन्स नेशनल, ठीक है, ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन, स्मॉल में ई, फिर जीडी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्या है ना, इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके लोगों को, उसके लिए इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिजी लॉकर, उमंग, एपीआई सेतु इनके थ्रू करी जाएगी, ताकि इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है इन्हें, इनकी जो आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना प्लीज, गवर्नमेंट बैक्ड कोऑपरेटिव है, ना ही कोई प्राइवेट ओनरशिप है, ऐसा कुछ नहीं है, एक कोऑपरेटिव है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहीं बोल दें आपसे कि ये तो एक नई कंपनी आई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों किया गया है? ताकि फेयर, ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल कैब इकोसिस्टम बन सके, जो कैब ड्राइवर्स हैं उनका वेलफेयर हो सके, जो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिस तरीके से, उस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सके, उनको जो वो काम कर रहे हैं उसके, उस चीज़ को और अफोर्डेबल रेट्स पे पहुंचाया जा सके, ठीक है, ताकि हमें भी फायदा हो, जो पैसेंजर्स हैं उन्हें भी फायदा हो, प्लस उनका जो शेयर है, क्योंकि अब क्या देखा हमने, वो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स नहीं रहे, अब वो इस ऐप के थ्रू शेयर होल्डर्स बन गए, तो उनको उनके काम का पूरा पैसा मिले, ये भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कोयला शक्ति, ये मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आए हैं जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, ये भी आ सकता है। तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड बनाया गया एक, और एक द क्लैंप पोर्टल बनाया गया। क्या बनाया गया? एक कोयला शक्ति डैशबोर्ड बनाया गया और क्लैंप पोर्टल बनाया गया, ठीक है। अब बोला गया है ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, ठीक है, जिसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया? बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया है, ठीक है, कोयला, उसी से समझ जाओ। ये क्या है? एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करेगा हर एक कोल वैल्यू चेन को, ठीक है, माइन से लेके मार्केट तक हर चीज मॉनिटर की जाएगी, कि कैसे माइन से लेके मार्केट तक चीजों को पहुंचाया जा रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो सारी चीज इस डैशबोर्ड पे लिखी जाएगी, ठीक है। इस पे अपडेट मिलते रहेंगे। जो ये क्लैंप है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? द कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल इज सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग लैंड एक्विजिशन, कॉम्पनसेशन एंड आरआर प्रोसेस इन कोल बेयरिंग एरियाज। आपको पता है ना अभी तक क्या हो जाता था, भाई साहब जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको माइन दे दी लीज पे, बट ऐसा नहीं है। अब ये सब क्या होगा, एक सेंट्रलाइज डिजिटल सॉल्यूशन की हेल्प से होगा, सिस्टम की हेल्प से होगा, जहाँ पे लैंड का एक्विजिशन कैसे हो रहा है, कंपनसेशन कितना दिया जा रहा है, ठीक है, रिसर्च की जो प्रोसेस है, आरएनआर प्रोसेस है, पेमेंट प्रोसेस है, वो कैसे किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू मैनेज की जाएंगी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये चीज़ आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। एम मैंने आगे ऐड करे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये किसका है? ये तो कोयला, जो डैशबोर्ड है उसका है, कोयला डैशबोर्ड का ये क्या है?
ए अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, रुको। अब तो मेरे अंदर जुनून आ गया अच्छे से लिखने का। एम किसका, ये किसके एम की बात कर रही है? कोयला डैशबोर्ड। ये किसके एम की बात कर रहे हैं? क्लैंप पोर्टल। ठीक है, कौन से पोर्टल है? ये जो ऊपर अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे है ना, क्लैंप पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखो जरा, इसका एम क्या है? aims to act as the digital backbone of India's coal ecosystem। कैसे एक बैकबोन की तरह हेल्प करेगा ये, या काम करेगा? क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, डेटा इंटीग्रेशन होगा, हर जगह से डेटा जो है इससे रिलेटेड वो आएगा, एक जगह आपको देखने को मिलेगा। एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज बनाई जाएगी, उन्हें फॉर्मुलेट किया जा सकेगा और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकेगा, कोल इकोसिस्टम की एफिशिएंसी को। क्लैम पोर्टल क्या करेगा? टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल लैंड मैनेजमेंट बनाएगा, जिससे रिकॉर्ड किया जाएगा कि पेमेंट्स कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही है। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखना है। मेरे को जो लगता है वो क्वेश्चन अगर पूछेंगे और कहीं घुमाएंगे तो वो घुमाएंगे सिर्फ इतना कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। याद रखना दोनों ही चीजें मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर है, कोयला से याद रखना प्लीज। ठीक है, और क्लैंप का जो सी है वो क्या है? कोल है। मिनिस्ट्री भी कौन सी है? कोल है। ठीक है, ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है, ठीक है, उनको अब उनके जन्म को हुए 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो मैं लिख के दे रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल या उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टैटिक याद कर लेना हिस्ट्री का। ठीक है, बोला गया है कि उनका जन्म 31 अक्टूबर, याद रखने की जरूरत नहीं है, 1875 में हुआ, नादियाद गुजरात में। बिल्कुल ठीक है, पटेल जी, पटेल जी, गुजरात, याद रखना। ठीक है, बोला गया है कि उनकी जो एसोसिएशन थी महात्मा गांधी जी के साथ, पहले वो लॉयर थे, पहले वो लॉयर थे, बट गांधी जी के साथ जब उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ, एक नेशनलिस्ट लीडर उभर कर वो सामने आए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम अ लॉयर टू नेशनलिस्ट लीडर एडवोकेटिंग फार्मर्स राइट एंड सोशल जस्टिस। बिल्कुल सही बात है। किसके बाद? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात। ठीक है, कब हुआ? 1918। याद रखना कुछ भी पूछ लिया जाएगा उनसे रिलेटेड। बोला गया है कि उन्होंने बरदोली सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ, उसे सपोर्ट किया, उस बरदोली सत्याग्रह में सबसे आगे रहे, उसके लीडर थे, और इस वजह से उन्हें सरदार नाम दिया गया वहां की लोकल जनता के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, और क्या इनके बारे में याद रखना है कि ये हमारे देश के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम प्लस होम मिनिस्टर थे। ठीक है, 1947 से 1950 तक रहे। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसे लिखता हूँ, सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, हो गया ना एक टॉपिक कवर आपका हिस्ट्री का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। कब हुआ था ये? 1931 में। 1931 में ये जो 1931 का हुआ था आईएनसी का, जहां पर ये प्रेसिडेंट बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये कहाँ पे हुआ था? ये कराची सेशन था, कराची में, कराची में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। बट इसके बाद कुछ चीजें हैं पॉइंटर्स, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, वाजीवा। ठीक है, ये इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, ये भी अभी इनिशिएटिव आया 2025। क्या इनिशिएटिव है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है
aimed at providing students hand-on experience in grassroots democracy by stimulating the functioning of real gram sabhas। करेक्ट है। अब इतना सब बोल दिया भाई, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। देखो नाम, देखो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। यूथ को ग्राम सभा से वंचित करवाया जा सके, उनको उसके बारे में ज्ञान दिया जा सके, एनलाइटन किया जा सके कि भाई ग्राम सभा वर्क कैसे करती है, आप इसका पार्ट कैसे हो सकते हैं, आप इसमें अपनी लीडरशिप कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है। तो जब तक आप एक यूथ को ये नहीं दिखाओगे कि ग्राम सभा कैसे वर्क करती है, क्या उसकी पावर्स है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे आप उसमें घुस सकते हैं, तो कैसे ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर हमें यूथ की जिसे हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। तो उसके लिए ही ये नेशन वाइड एक इनिशिएटिव लाया गया है, जो स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, उनको फंक्शनिंग दिखाएगा रियल ग्राम सभा की। इट इज टू नर्चर डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यही मैंने बताया ना, ग्रास रूट लेवल पर लीडरशिप की क्वालिटीज और लीडरशिप के लिए उन्हें नर्चर करेगा। ठीक है, उन्हें पैदा करेगा, उन्हें जैसे बोलते हैं ना बच्चे को नरिश करना है, ठीक है, न्यूट्रिशन से करते हैं, ऐसे ही आप एक और चीज से यूथ को नरिश करते हैं, कैसे, सोच से, समझ से। ठीक है। तो वही समझ और वही सोच, वही नॉलेज इस इनिशिएटिव के थ्रू दी जाएगी किसको, यूथ को, स्टूडेंट्स को। ठीक है। कैसे, एक्सपेरिमेंट्स करवा के, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा कर, ठीक है, जैसे वो वर्क कर रहे नहीं कर रहे। अब ऑब्वियसली इसमें स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी। ऑब्वियसली इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इंक्लूडेड है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कोई रिलेशन है? नहीं है। इसके साथ एक और है, क्योंकि अब ये ग्राम सभा हो रही है, कई एरिया में ट्राइबल एरियाज है, तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो भी इसका पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो आपको तीन मिनिस्ट्री देखने को मिली, पंचायती राज, एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो जाता है गलत, एंड दिस इज करेक्ट। अब देखिए, आइए पॉइंटर्स कैसे काम करेंगे, पॉइंटर्स आपको कैसे पढ़ने हैं। जैसे एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 आई, उससे रिलेटेड जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स में ऐड कर दिया। ऐसे ही इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस एक, क्योंकि इससे ये इंफॉर्मेशन में, सॉरी, ये न्यूज़ में था तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करी है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की। क्या काम है, किसके अंडर आती है, वो सब इधर एडेड है। बुकर प्राइज फाउंडेशन ने लॉन्च किया है चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। ठीक है, क्या है, क्या नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ ही लाइंस आपको पढ़नी है। जैसे कि ये जो चिल्ड्रंस बुकर प्राइज है तो किसको मिलेगा, जो भी बुक्स लिखते हैं 8 to 12 ईयर्स की, वो बुक या तो इंग्लिश में लिखी गई हो या इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो। ठीक है। कब इसको ऐड किया जाएगा, 2027 से ये ऐड होगी। ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंटर्स मैंने ऐड करे हैं 15 to 16 इस पीडीएफ में। आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैंने आपको बताया आपको कहाँ कांटेक्ट करना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्लिक, उसे कॉपी पेस्ट करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको क्या दे दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ठीक है। कॉस्ट क्या है, 21 रुपीज है। ओके, ये आपको याद रखना है, पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की। उसका नेक्स्ट मंथ आएगा उसके लिए अलग से आपको पे करना होगा। ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।